वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस ऑफ कलाकार। गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं वृंदा हल्दिया आपके लिए लेकर आई हूँ केवीएस टीजीटी आर्ट एजुकेशन की पोस्ट के लिए प्रीवियस ईयर जो केवीएस का 2018 में पेपर आया था वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उसका मैंने पार्ट 1 बना दिया था एक पिछली वीडियो में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको 1 to 50 क्वेश्चंस के बारे में बताया था और बहुत डिटेल स्टडी हमने उसके साथ की थी। अब जो वो वीडियो जो था वो एक्चुअली गाइस बहुत लंबा हो गया था, तो अब मैं ये वीडियो 2 पार्ट्स में और आगे बना रही हूँ। 25 नंबर्स के क्वेश्चंस मैं एक वीडियो में डाल रही हूँ और इसकी नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन फ्यूचर अपडेट कर दूंगी। अभी फिलहाल हम यहाँ पे 25 क्वेश्चंस करेंगे जो केवीएस 2018 के टीजीटी आर्ट एजुकेशन के पेपर में आए थे। गाइस, अगर आपने वो 50 क्वेश्चंस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज यू मस्ट सी। और उससे पहले मैंने डिटेल सिलेबस आप लोगों के लिए आर्ट एजुकेशन का जो सिलेबस है वो हमने डिस्कस किया था। उसकी भी दोनों तीनों वीडियोस जो भी हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगी। आप जरूर देखिएगा, उसे मिस मत करिएगा। गाइस, आप मानेंगे नहीं, आप यू वोंट बिलीव दिस कि जो मैंने सिलेबस, जो डिटेल्ड वाला सिलेबस जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने डिस्क्राइब किया है आर्ट एजुकेशन का, जो हमारे विजुअल आर्ट से ही रिलेटेड है, उसमें मैंने जितना भी इस कोर्स आपको समझाया है उन्हीं में से आपका 80% पेपर गाइस उसमें से बना है। यू मस्ट वॉच दोज वीडियोस, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। आपके 50 to 80% मार्क्स पूरे कंफर्म हो जाएंगे अगर आप उस सिलेबस को जिस तरह से मैंने पढ़ाया उस तरह से आप अगर उसे याद कर पाए, उसे समझ पाए। तो मैं उन सब पे इंडिविजुअल एक एक वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊंगी, बट आप उसका वेट मत करिए, आप उन सब से स्टडी करना चालू करिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन पे क्लिक करिए, बेल आइकन पे भी क्लिक करिए। इससे होगा क्या गाइज, मैं रोज नई अपडेट्स डालूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं रोज एक नई अपडेट डाल सकूं, तो वो जो नई अपडेट्स मैं करूंगी वो आपके नोटिफिकेशन बार पे ऊपर शो हो जाएगा। आपको जो भी केवीएस आर्ट एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशंस होंगे वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जो बेल आइकन है, कैसा भी ये देख सकते हैं, यहाँ बेल आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और देर नहीं करता है, हम क्वेश्चन नंबर 51 से 74 तक के आज इस चैप्टर में कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स गो। हमारा जो 51 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां किस तकनीक से ढाली गई हैं? रेत के द्वारा ढलाई बिल्कुल भी नहीं गाइस, खंडों में ढलाई, फाइबर में ढलाई, ये तीनों नहीं होंगे। इसका आंसर होगा मोम निकाल कर बनाने की विधि। इसका लॉस्ट वैक्स प्रोसेस भी इस इंग्लिश में बोलते हैं, और यहाँ पे इसे ढोकरा कास्टिंग भी कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में ढोकरा कास्टिंग, गाइस जितनी भी ब्रॉन्ज की जो कास्टिंग है, कांसे की जो कास्टिंग है, वो चोल काल हो चाहे उसके बाद बनी मूर्तियां हो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता की जो हमें कांसे की मूर्तियां मिली हैं 2-3 वो हो, ये सब लॉस्ट वैक्स प्रोसेस के थ्रू बनी है, जिसे ढोकरा कास्टिंग कहा गया है। सिंधु घाटी जो मूर्तियां हैं वो ढोकरा कास्टिंग में बनी है। इसमें होता क्या है गाइस, वैक्स का एक पुतला बनाया जाता है, उसके ऊपर फिर जो मिट्टी का लेप या किसी चीज का लेप करके उसको सुखा दिया जाता है और उसके अंदर से वैक्स को पिघलाकर फिर उसके अंदर मेटल को पिघलाकर डाला जाता है। मतलब इट्स अ सिंपल प्रोसेस। आपको अगर ये प्रोसेस डिटेल में जानना है कि एग्जैक्टली लॉस वैक्स प्रोसेस होता क्या है, कैसे होता है, तो मैं वो आपको इजीली समझा सकती हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये विधि सीखनी है या इसके बारे में और जानना है। अभी हम बात कर रहे हैं मोम निकालकर बनाने की विधि से यहाँ की कांस्य मूर्तियां, कहाँ की, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां इस तकनीक से बनाई गई है। गाइस, यहाँ पर जो इस तकनीक में मूर्तियां बनी हैं वो मोहनजोदड़ो से 2 तवंगी, एक कांस्य नर्तकी, एक नर्तकी या खड़ी स्त्री हम कह सकते हैं, 2 नग्न धड़ भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से ये सब मूर्तियां मिली हैं जो कि कास्टिंग से बनी हैं। हड़प्पा की अगर हम बात करें तो इक्का तांबे का इक्का यहाँ से मिला है। लोथल की बात करें तो तांबे का हंस, तांबे का कुत्ता और पक्षी यहाँ से मिले हैं। कालीबंगा की हम बात करें तो सांड की कांस्य मूर्ति यहाँ मिली है। दायमावाद की हम बात करें तो तांबे की बैलगाड़ी हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। ये इतना डिटेल केवीएस के एग्जाम में आपका नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, बट मैं आपको ये आगे से बता रही हूँ।
सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पर बने अलंकरण किन आकृतियों में बने हैं? गाइज ये ज्यामितीय आकरण में बने हैं, प्राकृतिक अमूर्त अर्थ अमूर्त नहीं है, ज्यामितीय है। आकार जो है वह आकार ज्यामितीय आकार है और अलंकरण इन पे पशु पक्षियों का और कहीं कहीं बेल बूटों का अलंकरण भी देखा गया है। अधिकतर जो है वो कुम्हार की चाक पर ये बर्तन बने हैं। मृद भांड क्या होते हैं? जो वहाँ के बर्तन उस वक्त यूज किए जाते थे। जो अन्न घर वहाँ पे मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, वहां पे बड़े बड़े बर्तन मिले हैं, ओखली मिली है, जार मिला है, कटोरे मिले हैं, मतलब बहुत सारे खाने के बर्तन भी मिले हैं, बड़े बर्तन भी है। तो उन बर्तनों पर अलंकरण किया गया है। वो अलंकरण हमारा ज्यामितीय अलंकरण है जिसमें हमारे पशु आकृतियां भी देखी जा सकती है। अधिकतर कुम्हार की चाक पर इनको बनाया गया है। लाल चिकनी मिट्टी के बर्तन ज्यादा पाए गए हैं। इसमें रंगीन अलंकरण भी देखा जा सकता है जिसमें लाल, काले, हरे, पीले व सफेद अलंकरण, ज्यामितीय अलंकरण दिखाई दिए हैं। छिद्रित बर्तन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जिसका उपयोग पानी के लिए किया जाता रहा होगा, जिससे उसकी वो छानने के लिए पानी में जो भी बड़े बड़े पदार्थ अगर उस पानी में है तो उसको छानने के लिए उस छिद्रदार बर्तन का उपयोग किया जाता होगा। हम इनके बारे में डिटेल जब सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे तब इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं अथवा चित्र किस में प्राप्त होती है? कहाँ से प्राप्त होती है? ये होगी हमारी महायान संप्रदाय। मतलब सर्वप्रथम अगर हमें पूछा जाए कि बुद्ध की मूर्ति या चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं तो वो है हमारा महायान संप्रदाय। गाइस ये हमें मथुरा से 1860 में कटरा केशव देव से प्राप्त होती है। तुषारकालीन मूर्ति है ये। मथुरा से 1860 में कटरा केशव देव से हमें बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है वो प्राप्त होती है। किस लघु चित्र शैली में देदीप्यमान आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप में लगाए गए हैं? गाइस ये राजस्थानी शैली है जिसके अंदर रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए गए हैं। इन्हें टेम्परर तकनीक में अपारदर्शिता दर्शाने के लिए भी जाना जाता है। राजस्थानी चित्र शैली की मैं आपको विशेषताएं बता रही हूँ। एक विशेषता उन्होंने अपने सवाल में बताई है, टेम्परर तकनीक से अपारदर्शिता मतलब नॉन ट्रांसपेरेंसी, मतलब ओपैक जिसे हम कहते हैं, उस टेक्निक में टेम्परर टेक्निक में उन्होंने ओपैक कलर लगाकर ये चित्र बनाए हैं। निजी रंगों में रसायन मिलाकर भी इन्होंने चित्र बनाए हैं, मतलब मिश्रित रंगों का भी प्रयोग हुआ है। चटक रंग इसमें बेसिक सबसे ज्यादा यूज हुआ है। गाइस राजस्थान रंगों का राज्य है। इवन मैं खुद राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, जयपुर से बिलोंग करती हूँ और मुझे खुद को भी बहुत ही वाइब्रेंट कलरफुल चीजें सब बहुत पसंद है। तो राजस्थानी शैली इस तरह से हम याद रख सकते हैं। इसमें चटक रंग, मिश्रित रंग मैंने भी बताया आपको, इसमें रसायन भी यूज हुआ है। पानी के लहरों के लिए चांदी के रंगों का इसमें प्रयोग किया गया है। सूर्य के समान चटकीले तथा आकर्षक रंगों का इसके अंदर हम, ये उपमा है गाइस, इसमें उपमा दी हुई है कि सूर्य के समान चटकीले व आकर्षक रंग यूज किए हुए। प्रमुख रंग जो थे इसका लाल, पीला, श्वेत, हरा व नीला भी इसमें काफी ज्यादा यूज किया हुआ है, बट प्रमुख रंग में लाल और पीला है। एलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? गाइस ये भी मैंने सिलेबस में मेंशन करवाया था। मैं अगेन कह रही हूँ आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे दे रखा है, आप वहां से सिलेबस जो डिटेल सिलेबस मैंने आर्ट एजुकेशन का डाला है पार्ट 1 पार्ट 2 में, आप प्लीज उसको एक बार गो थ्रू करिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए। ये सारे क्वेश्चन 80% जो क्वेश्चन है 2018 के, वो मतलब 70 to 80 आप इसकी मानिए 2017 के पूरे 80% से ज्यादा क्वेश्चन आपके सिर्फ सिलेबस से उठाए गए हैं। गाइस जब हम 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा कि मैंने जो सिलेबस में पढ़ाया है वो सब कुछ वही है। अभी हमारा एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया तो हम मान सकते हैं कि माइल भी 80% ना आए, बट मैं गारंटी लेती हूँ कि 50% कोर्स आपका उसी में से आएगा। आप उसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। एलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूटों ने करवाया था एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण, और ये मैंने पार्ट 1 की वीडियो में भी आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से बना चक्र कहाँ से लिया गया है?
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र, गाइस ये सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ के उत्तर प्रदेश में जो सारनाथ स्थित है वहां के अशोकीय स्तंभ सिंह शीर्ष से लिया गया है। सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है, सिंह शीर्ष, जिसपे चारों ओर सिंह खड़े हैं, वहां से राष्ट्रीय ध्वज का चक्र लिया गया है। स्तंभ 40 से 50 फीट ऊंचा है, जिसमें 4 पशुओं का वर्णन है, अश्व, सिंह, वृषभ और गज का। मतलब वो स्तंभ की नीचे की पट्टिका में ये 4 बने हुए हैं। सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती है? सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती है? तो वर्गाकार और आयताकार था गाइस, गोलाकार नहीं, बेलनाकार भी नहीं, त्रिभुजाकार भी नहीं, आयताकार या वर्गाकार आएगा। इसमें मुख्यतः आयताकार ज्यादा मिली है। 200 से अधिक हमें यहाँ पे मोहरें देखने को मिलती है जो सील खड़ी पत्थर की बनी हुई है। कांस्य व मिट्टी की भी हमें मोहरें यहाँ पे मिली है। अभिलेख युक्त मोहरें हैं हड़प्पा से और ये यहाँ की सर्वोत्तम कलाकृतियों में मानी जाती है। कहाँ से? हड़प्पा से। अभिलेख मतलब कुछ कुछ जिन पे रिटन मैटर लिखा गया है, वैसी भी हमें मोहरें मिली हैं वहां से, हड़प्पा से, जो कि वहां की सर्वश्रेष्ठ कृति है। हड़प्पा से जो हमें मोहरें मिली है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो सवाल बनता है वो इसका बनता है, एक श्रृंगी वृषभ, एक श्रृंगी बैल अथवा यूनिकॉर्न। यह हमें हड़प्पा से मिला है, जो कि हमारा स्क्वायर वर्गाकार आकार की हमारी ये मोहर है। 2x2 हमारा इसे इंच की मोहर है। एक दूसरी जो मोहर हमें मिली है वो है पशुपति मोहर। इन 2 मोहर पे सबसे ज्यादा सवाल बनाए जा सकते हैं, तो ये मैं आपको बहुत बार डिस्क्राइब कर चुकी हूँ मेरे प्रीवियस सभी वीडियो में, आप चाहे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। समकालीन आधुनिक भारतीय छापा कलाकार, गाइस अब यहाँ पे आ गया प्रिंट मेकर। अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक क्या है? गाइस ये फिर से अगेन सिलेबस से है। सिलेबस में ये मेंशन कर रखा है केवीएस वालों ने कि पर्टिकुलर उन्होंने कुछ पेंटिंग्स दे रखी है, कोई डायग्राम्स दे रखे हैं, स्कल्पचर्स दे रखे हैं, उनके आर्टिस्ट दे रखे हैं और उनकी बाकी की डिटेल्स आगे की वो मैंने मेंशन करवा रखी है। तो वहीं पे था ये ऑफ वॉल्स, जो कि लिथोग्राफी में बना हुआ है, और डिटेल्स पे हम जब इस कलाकार पे बात करेंगे तब उनकी और दूसरी कृतियों पे भी हम बात करेंगे। ये है दीवारों से सरोकार। गाइस कई बार क्या होता है, कुछ पेंटिंग्स जो है उनके टाइटल इंग्लिश में बनाए हुए होते हैं। अब जैसे इसका हिंदी का कर दिया, एक गुलाब का जन्म, और दीवारों से सरोकार, तो ये क्या होता है, एक्चुअल पेंटिंग का ये नाम नहीं होता, और कई बार हम इसी वजह से कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये कौन सी पेंटिंग है। तो कभी जब ऐसा हो कि आपको हिंदी की चीजें समझ में नहीं आ रही है, आप उसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, क्योंकि केवीएस के पेपर में ये बायलिंगुअल पेपर होता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन आपको वहां पे मिलेंगे। जहां आपको कंफ्यूजन है, इंग्लिश में कंफ्यूजन है, हिंदी पढ़ लीजिए, हिंदी का कंफ्यूजन है, इंग्लिश पढ़ लीजिए। तो गाइज यहाँ पे दीवारों से सरोकार थोड़ा सा मुझे भी वियर्ड लगा था, फिर जब मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ा तो मुझे समझ में आया इट्स ऑफ वॉल। तो ऑफ वॉल्स पढ़ते ही समझ में आ गया कि अनुपम सूद की ये ऑफ वॉल्स हमारी केवीएस के सिलेबस में भी मेंशन है, तो मैंने वहीं से उसे याद किया था। ये लिथोग्राफी में बनी हुई है, क्योंकि ये एक प्रिंट मेकर है गाइज, ये ध्यान रखना कि लिथोग्राफी की प्रिंट है। शैल उत्कीर्ण रथ मंदिरों का निर्माण डैश से हुआ। शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर महाबलीपुरम के हैं गाइस, ये हमने वापस सिलेबस में पढ़ा था। ये ग्रेनाइट पत्थर से बनाए गए हैं, याद रखिएगा। महाभारत की कहानियों से इंस्पायर्ड है ये, और उन्हीं को वहां पे दर्शाया गया है। पल्लव शासकों ने रथ मंदिरों का निर्माण प्रारंभ किया था। रथ मंदिर भी इम्पोर्टेंट है, शोर मंदिर, रथ मंदिर, और ये सब चीजें हमारी अभी महाबलीपुरम मंदिरों के लिए बहुत फेमस है गाइस। इसको हम अच्छे से डिटेल में स्कल्पचर वाले पार्ट में जरूर पढ़ेंगे, वास्तुकला में भी हम इसे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए रथ मंदिर के 5 भाग, मतलब पंचरथ हम इसे कह सकते हैं, पंचरथ मंदिर भी इसे कहा गया है। द्रौपदी रथ है प्रथम, दूसरा अर्जुन रथ, तीसरा भीम रथ, चौथा नरसिंह वर्मन और 5वां सहदेव रथ। ये पांडवों के और द्रौपदी के नाम पर इन रथों का नाम रखा गया है। जैसे मैंने कहा था कि महाभारत की कहानियों से इंस्पायर्ड ही ये बनाया गया है टेम्पल। तो 5 रथों का ही मंदिर है जिसपे ये दे रखा है। इनकी और डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। ये फिलहाल ये ग्रेनाइट पत्थर से बना है। गांधार क्षेत्र से प्राप्त
कुषाण कालीन मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव है? गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों पर अधिकतर किसका प्रभाव है? गाइस, तो इसका आंसर होगा यूनानी कला। यूनानी कला का और भारतीय मूर्ति कला, इन दोनों का गांधार के क्षेत्र से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों पर असर है। एलोरा की गुफाएं किसके निकट स्थित है? किसके निकट? एलोरा हमने पढ़ा था गाइस, एलिफेंटा तो हमारा महाराष्ट्र में वो टापू पर था। अजंता से पास है एलोरा गुफाएं। जब मैं घूमने गई, मुझे ये हमेशा याद रहेगा बिकॉज मैं इसको घूमने जब गई थी तब हमने अजंता और एलोरा दोनों जगह देखी थी। पहले हमने औरंगाबाद देखा था, उसके बाद हमने एलोरा देखा और उसके बाद हमने अजंता देखा था। तो ये जो है अजंता से 135 किलोमीटर दूर है और औरंगाबाद से 29 किलोमीटर। देखिए गाइस, मैंने बताया आपको, पहले हम औरंगाबाद गए थे, फिर हम एलोरा गए और फिर हम अजंता गए। तो औरंगाबाद, एलोरा और अजंता, इस तरह से रूट रहता है और ये महाराष्ट्र में आता है। इसका प्राचीन नाम एलापुर था। एलोरा का प्राचीन नाम एलापुर था गाइस। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर किससे बनी है? गाइस, सिंधु घाटी बहुत इंपॉर्टेंट, इंडस वैली पे मैं बहुत अच्छे से डिटेल चीजें बनाऊंगी आपके लिए। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहरे, अभी हमने बात की थी मोहर की, तो सेल खड़ी के पत्थर से ये बनी है। हड़प्पा से हमें ये प्राप्त हुई है, वो एक श्रृंगी बैल जो मैंने आपको बताई थी, वही ये वृषभ मोहर है और इसे यूनिकॉर्न मोहर भी कहा गया है। पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण भी इस जगह से प्राप्त होता है। हड़प्पा से हमें एक और जो चित्र मोहर पे प्राप्त हुआ है, वो पैर में सांप को दबाए हुए गरुड़ का चित्र भी यहाँ से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से हमें 3 मोहरें जो है इंपॉर्टेंट वो प्राप्त हुई है। हमने अभी पढ़ा था पशुपति मोहर, जो ऊपर ही पढ़ा था, कुकुद युक्त बैल अथवा वृषभ और हिरण। ये 3 जो मोहरें हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और ये मिट्टी की बनी है गाइस। हड़प्पा से जो प्राप्त हुई है वो सेल खड़ी पत्थर की है, मोहनजोदड़ो से हमें मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई है। भारत सरकार ने वर्ष 2007 में एक प्रसिद्ध छापा कलाकार को, गाइस यहाँ ग्राफिक प्रिंटर आ गया फिर से, को मरण उपरांत पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। निम्नलिखित में से उसका नाम बताइए। गाइस, इट्स अ वेरी बिग थिंग कि भारत सरकार ने 2007 में, मतलब जब वो छापा कलाकार की मृत्यु हो गई उसके बाद उनको पद्म भूषण का पुरस्कार मिला था, जो कि वो ले नहीं पाए। तो वो कौन थे? मकबूल फिदा हुसैन बिल्कुल नहीं, रामचंद्र बैज नहीं, के लक्ष्मण गौड़ नहीं, सोमनाथ हॉल जो थे छापा चित्रकार थे, जिनको उनके मृत्यु उपरांत पद्म भूषण 2007 में गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें दिया था। इनका जो जन्म है 1921 में हुआ था, चिटगांव बांग्लादेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 2006 में हुई और पद्म भूषण इन्हें 2007 में मिला। प्रिंट मेकर थे, मूर्तिकार थे, चित्रकार थे और म्यूरलिस्ट भी थे। मेन ये छापा चित्रकार थे, ग्राफिक कलाकार के रूप में इनको ख्याति मिली और जो पुरस्कार है उनको वो भी उसी में मिले हैं। जिंदगी के जख्मों के कलाकार के नाम से अगर किसी नाम कलाकार की बात आए तो वो सोमनाथ होर हैं गाइस। डायलॉग, इनका एक डायलॉग था, मैं चित्र नहीं बनाता हूँ, मैं जख्म बनाता हूँ। क्या था गाइस? मैं चित्र नहीं बनाता हूँ, मैं जख्म बनाता हूँ। और इनका एक और जो मूर्ति शिल्प था, कुत्ता करके इनका एक मूर्ति शिल्प था 1985 में, जो थोड़ा फेमस था। गाइस, ये वैसे सिलेबस केवीएस के सिलेबस में आपको दे नहीं रखा है, बट मैं ये आपको एडिशनल बता रही हूँ कि आप अगर जब हमने सिलेबस स्टार्टिंग में पढ़ा था तब आप है ना, मतलब देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर ना आप ये इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है कि आपका जो कोर्स है वो आपका जो लेवल है, कोर्स तो उन्होंने जो दे रखा है वही है, टॉपिक्स वही हैं, बट उनका जो लेवल है, उनकी जो डेप्थ है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। तो आप ये मान के चलिए कि एनसीईआरटी की 11th-12th की बुक्स का जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, सिलेबस पूरा यही है, टॉपिक्स यही है, इंडस वैली ही है, आर्टिस्ट सोमनाथ होर ही है, मान के चलिए आप। बात उनकी और दूसरी कलाकृतियां भी वहाँ पे पूछी जा सकती है, उनसे जुड़ी हुई और दूसरी बातें भी वहाँ पे पूछी जा सकती है। और नीचे नीचे सिलेबस के सबसे लास्ट में डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है कि ये सब आर्टिस्ट और पेंटिंग जो भी दी है ये सिर्फ आपको एक डायरेक्शन के लिए दी है, इससे आसपास, इससे ज़्यादा, इससे बाहर भी आराम से पूछा जा सकता है। तो हमें तैयारी उसी अकॉर्डिंग करनी है और मैं आपको अभी से उसी अकॉर्डिंग की तैयारी करवा रही हूँ। विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार एम एफ हुसैन को उनके
डैश के लिए जाना जाता है। गाइस एमएफ हुसैन पे मैंने उनकी एक बायोग्राफी पढ़ी थी, वो ऑटोबायोग्राफी थी, शायद उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में ही लिखी और उसी में वो प्रिंट भी हुई है। मतलब आई डोंट रिमेम्बर, शायद मैंने 2013 में पढ़ी थी उसको, और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मतलब वो शायद एक लौते ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी मैंने बायोग्राफी पूरी इंटरेस्ट लेके पढ़ी थी। मतलब काफ़ी थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आपको वो किताब मिल तो आप भी पढ़िएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ऑल दो उसमें आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो हम यहाँ कर लेते हैं। तो उनका महीन रेखांकन बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत ही बोल्ड स्ट्रोक्स लगाते थे, मोटा सशक्त रेखांकन जिसे हम कह सकते हैं, लयात्मक रेखांकन नहीं, कमजोर रेखांकन तो कतई नहीं। तो मोटा और सशक्त रेखांकन जो है उनकी चित्रों की सबसे ज्यादा खासियत हुआ करती थी। मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियां वो बनाया करते थे। सर्वाधिक विवादित जो चित्र था उनका नग्न भारत माता था, जो गुलाबी रंग में उन्होंने बनाया था। अनारकली नामक जो चित्र है वो लंदन के नीलामी घर बोहेंस में 1,60,000 पाउंड की बिकी गाइस। मतलब वैसे तो ये केवीएस में शायद नहीं आएगा, बट जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज। राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव, जन्म, आरंभ किस काल समय अवधि में हुआ? राजस्थानी लघु चित्र शैली गाइस का उद्भव किस काल समय में हुआ? तो ये आएगा 16वीं शती ईस्वी। ये आपके सिलेबस में भी आई थिंक मेंशन कर रखा है उन्होंने। 16वीं शती के अंत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अकबर ने मेवाड़ छोड़कर समस्त राजपूतों को अपने अधीन कर लिया। तो अपने प्रभाव में राजपूत चित्रकला पर मुगल प्रभाव भी उनका आने लगा। काल खंडाला वाला कहते हैं 17वीं से 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम युग माना जाता है। और 16वीं शती ईस्वी मतलब राजस्थानी लघु चित्र शैली का जो जन्म है वो 1550 माना गया है। 1550 से 1900 ईस्वी राजस्थानी लघु चित्र शैली का काल माना गया है। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं, गाइस उदयगिरी गुफाएं किससे संबंधित रखती हैं? मध्य प्रदेश में विदिशा के निकट उदयगिरी गुफाएं कौन से काल से? मौर्य काल नहीं, वाकाटक नहीं, सातवाहन नहीं, गुप्त काल। गुप्त काल से संबंधित रखती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास विदिशा नामक स्थान पर गुप्तकालीन गुफा उदयगिरी गुफाएं हैं। ये हिंदू धर्म की गुफाएं हैं जिसमें प्रमुखतः विष्णु भगवान को पूजा जाता है। हमारे जितने भी मंदिर हुए हैं या तो वहाँ पे विष्णु भगवान या शिव भगवान का मेन जो स्कल्पचर रहा है, मेन जो मूर्ति रही है वो उन्हीं की रही है। लगभग यहाँ पर 20 गुफाएं हैं। उदयगिरी गुफाओं में लगभग 20 गुफाएं हैं। वारा अवतार कृति जो है मतलब विष्णु का ही ये रूप है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेन जो मूर्ति है वहाँ की वो यही है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त भारत केसरिया रंग का प्रतीक है साहस और बलिदान। इसकी जो अभिकल्पना है वो पिंगली वेंकैया ने दी थी। 22 जुलाई 1947 में भारतीय संविधान की बैठक में इस वाले फ्लैग को अपनाया गया। जो अभी हम भारत का जो झंडा यूज कर रहे हैं वो 22 जुलाई 1947 में भारतीय संविधान की बैठक में अपनाया गया। केसरिया रंग जो है वो साहस और बलिदान का परिचायक है। श्वेत रंग धर्म चक्र के साथ शांति व सत्य का संकेत है। हरा रंग देश के शुभ विकास व उर्वरता को दर्शाता है। विधि का या धर्म चक्र जैसे हम कहते हैं वो प्रगतिशीलता को दर्शाता है। इसका जो अनुपात है गाइस झंडे का वो 3/2 का है। मतलब इसकी जो लेयर्स वो 3 हैं, मतलब या चौड़ाई 3 है तो उसकी लंबाई 2 रहेगी। अगर चौड़ाई 6 है तो लंबाई 4 रहेगी। तो गाइज ये 3:2 के रेशो में रहता है। झंडे के ऊपर, राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे गाइज। इसको हम अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे एक टॉपिक पे बकायदा। निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखता है? गाइज स्केच रेखीय गुण दिखता है। पोत, तान और बिंदु। बिंदु से तो ऑफ कोर्स बिंदु के बिना हमारी कोई भी लाइन शुरू नहीं होती, बट रेखीय गुण जहां पर आ गया है तो वहां पे हम स्केच ही देंगे। तान और पोत हमारा रंग से रिलेटेड है तो तान और पोत हमारा नहीं होगा। स्केच में हमें रेखीय गुण दिखता है।
केवल 2-4 रेखाओं में किसी वस्तु की आकृति अथवा गति को शीघ्रता से अंकित करना त्वरित रेखांकन कहलाता है, जिसे हमने यहाँ पे रेखी स्केच कहा है। त्वरित रेखांकन मतलब रैपिड स्केच, मतलब अगर मेरा ये फेस है, अब मुझे इसका एक तो बहुत डिटेल पोर्ट्रेट बनाना है, तो इट विल टेक टाइम, वो स्केच में नहीं कंसिडर होगा, इट विल बी इन ड्राइंग और पेंटिंग। बट अगर मैं इसको सिर्फ पेंसिल से फटाफट लाइक आप ऐसे देखिए, ऐसे मैंने कर फटाफट ऐसे बॉक्स में काम किया, यहाँ लाइन बना दी फटाफट, मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो ये रैपिड स्केच होगा, मतलब कुछ ही रेखाओं के अंदर। मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। ये अकबर कालीन सवाल मतलब उससे पूछा गया। अकबर काल का चित्रकार था मीर सैयद अली, मतलब तबरेज। मीर सैयद अली के फारसी उस्ताद का नाम बताना है, वो है बेहजाद। गाइस, बाबर ने गुरु हिरात शैली का चित्रकार था। बाबर ने लिखा है, बेहजाद एक कुशल चित्रकार था, परंतु दाढ़ी रहित जो चेहरे थे, युवा चेहरे ठीक से नहीं करता था। बेहजाद के बारे में उन्होंने ये बताया है। यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है। गाइस, ये मोहरों से फिर से आपका कम से कम 3rd-4th नंबर का क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन में मतलब मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता दी थी, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगी, और मैंने ये सब कुछ डिटेल आपके सिलेबस में भी मेंशन किया है। सिंधु घाटों की मोहरों से। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित रखती है? गाइस, फिर से सिंधु घाटी है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, सिंधु घाटी को हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना है, बहुत डिटेल से स्टडी करना है। उसकी एक एक लाइन से एक एक सवाल क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर आएगा आद्य ऐतिहासिक काल। जब हम काल के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे प्राग्ञ ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बारे में, तब हम वहाँ पे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब था जहाँ पे लिपि का ज्ञान तो था, किंतु उसे अभी पढ़ी नहीं जा सकती। इसका मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल सभ्यता है, वो आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ पे अक्षर तो मिले, लिपि तो मिली, बट वो अभी तक भी पढ़ी नहीं जा सकी है। उनको उस चीज का ज्ञान था, पर वो हम उसे अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। वो आद्य ऐतिहासिक काल में कंसिडर की जाती है। अशोक स्तंभ के शीर्ष पे अधिकांशतः बाघ मतलब सिंह, हाथी और किसको दर्शाया गया है? तो यहाँ पर आएगा गाइस वृषभ। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब अशोक चक्र की बात की थी, तब मैंने आपको वहां पे 4 जो हैं ये बताए थे। इसमें हिरण भी है, बाघ, हाथी और घोड़ा। रंग क्या होता है? गाइस, ये पहले भी एक क्वेश्चन आया था अभी थोड़ा टाइम पहले, शायद प्रीवियस वीडियो में, तब मैंने आपको बताया था रंग प्रकाश का गुण होता है। आप ये समझिए कि अगर लाइट होगी तभी आपको कोई रंग दिखेगा, और लाइट होगी ही नहीं तो कौन सा रंग दिखेगा? कोई रंग नहीं दिखता, मतलब काला। बहुत तेज आंखों में अगर रोशनी डाल दी जाए तो क्या दिखेगा? सिर्फ सफेद, मतलब आंखें हैं, जैसे बोलते हैं आंखें चौंधिया गई है, ठीक है। ट्यूबलाइट बिल्कुल एकदम टॉर्च आप आंखों में डाल दो तो क्या कैसा रंग होता है? सफेद रंग होता है। अगर बिल्कुल आंखें बंद कर लो तो कैसा रंग आएगा? काला रंग आएगा। ये सफेद और काले के बीच में ही सारे रंग है। इसका मतलब प्रकाश का जो गुण है वही है रंग। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही इसी वीडियो में, कांस्य। जब हम वो ढलाई पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था। ये जो है वो है 10.5 सेंटीमीटर 4.1 इंचेस ऊंची, जो है उसकी ऊंचाई दे रखी है। तकनीक है ढोकरा कास्टिंग, जो अभी हमने 51 नंबर के क्वेश्चन पे पढ़ा था, ढोकरा कास्टिंग, मोम निकालने की प्रक्रिया। और ये जो संग्रह है करा गया है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में किया हुआ है। जब हमने सिलेबस किया था तो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली जितने भी चित्र हैं, जो स्कल्पचर्स हैं, सब चीज़ें हैं, वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है, गुप्त काल और कृष्ण काल के कुछ एक आध छोड़कर, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं मिलेगा आपको, और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सारी मोस्ट प्रोबेबल चीज़ें यहीं पे रखी गई है। तो गाइज, ये हमारा 74 नंबर तक का पेपर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम अब एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बाकी के 75 से 100 तक के क्वेश्चन को मेंशन करेंगे।
आप एक बार इन पे अच्छे से स्टडी करिए। हो सकता है मैंने जो पॉइंटर्स बताए आप उनको और अच्छे डिटेल स्टडी इन्हीं सवालों के साथ करते चलिए। आप बिलीव करिए, अगर आपने 3 से 5 क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करा जैसे मैंने आपको बताया, आप केवीएस का पेपर क्रैक कर सकते हैं। आई ट्रस्ट दिस रियली वेरी वेरी वर्कफुल है ये, बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे आपको। आप बिल्कुल इसको सीरियसली लीजिएगा और ऑल द बेस्ट गाइस। बस अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करिए और धीरे धीरे हम भी यहाँ पे आपकी तैयारी कराते जाएंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है कि मैम हमें ये सीखना है या हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई लिंक आपको मैं प्रोवाइड करवा सकूँ, पीडीएफ अगर आपको किसी मेरे नोट्स की चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई मेक अ वीडियो, अनदर वीडियो, जिसमें मैं वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। सो नमस्कार टू एवरीवन, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।